ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर थ्योरी में जो कि फर्स्ट ईयर का है, जो 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें पार्ट 28 को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इसके PDF आप जो है इस वेबसाइट पे जा करके बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, www.globalit.org। जो आज का PDF है प्लस इसके पहले के जितने भी PDF हैं आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर इसके पहले के पार्ट के सभी वीडियोज इकट्ठा देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वेबसाइट का भी लिंक मैं दे दूंगा, दोनों जिससे कि आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। बाकी अगर आप और भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, तो उसके लिए आप अपने यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल ITI और वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन ऊपर दिखाई देगा, होम, वीडियोज और एक सेक्शन होता है आपका प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको जो है मिल जाएगी प्लेलिस्ट। आप उस पर जो है क्लिक करके अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन थ्योरी जो भी पढ़ना चाह रहे हैं सारी वीडियोज इकट्ठे पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका V निर्देश ये दे रखा है 32A46H8V में A क्या दर्शाता है, पूछा। जो A है वह किस चीज़ को दर्शा रहा है। यहाँ ऑप्शन आपको दे रखा है, यह क्या है, यह ग्रेड है कि ग्रेड को दर्शाता है, या फिर यह जो है टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के प्रकार को दर्शाता है, या फिर ग्रेन का आकार मतलब साइज ऑफ ग्रेन, या फिर टाइप ऑफ अब्रेसिव। ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, इसके हम सारे पार्ट की बात करेंगे। जो पहला वाला दिया होता है ना, यह पहला वाला जो होता है इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता है। यह जो होता है कंपनी का, जो कंपनी होती है, कंपनी का अपना पहचान के लिए दिया गया कोड होता है, या कंपनी का अपना कोड होता है। ठीक है, इससे नहीं मतलब होता। इसके आगे के जो है इनके सबके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस चीज़ को डिनोट करता है। तो जो पहला वाला है यह बताता है टाइप ऑफ अब्रेसिव, टाइप ऑफ अब्रेसिव को बताता है, मतलब कि किस प्रकार का कौन सा अब्रेसिव इसमें यूज किया गया। अब्रेसिव मतलब अब्रेसिव पार्टिकल, जो ग्राइंडिंग व्हील में छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं जो कि कटाई का काम करते हैं, वह किसका यूज किया गया है वो पहला अक्षर बताता है। जैसे ए का मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका मतलब इस कोड को हम देख के पहचान सकते हैं कि इस वाले ग्राइंडिंग व्हील में जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अब्रेसिव यूज किया गया होगा। सिलिकॉन कार्बाइड को हम C से दिखा लेते हैं, अगर C लिखा होता तो हम समझ जाते हैं इसमें क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड का जो है अब्रेसिव यूज किया गया है। तो पहला वाला बताता है टाइप ऑफ अब्रेसिव को। जो दूसरा है हमारा, ये पहला हो गया, या इसके आगे जो जस्ट आ रहा है 46, यह बताता है ग्रेन ऑफ साइज, ग्रेन ऑफ साइज मतलब ग्रेन की साइज को बताता है। ठीक है, ग्रेन जो होता है हमारा साइज अलग अलग होता है। आपका कोर्ज ग्रेन होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है, वेरी फाइन होता है। जितना नंबर की संख्या अधिक होगी उतना ही जो हमारा अब्रेसिव पार्टिकल है ना, ग्रेन ऑफ साइज का मतलब क्या, ये अब्रेसिव पार्टिकल से ही मतलब कि इसके जो पार्टिकल हैं, जो कण है वो बड़े हैं या छोटे हैं। जो ग्रेन थे, जो अब्रेसिव पार्टिकल थे, जो ग्रेन की साइज है वह छोटा है या बड़ा है, तो नंबर की संख्या जितना अधिक पार्टिकल उतने छोटे, नंबर की संख्या जितना कम पार्टिकल उतने बड़े होते हैं। तो इसकी ग्रेन ऑफ साइज को अलग अलग टाइप से बांटा गया है। ठीक है, ग्रेन ऑफ साइज में जैसे कोर्ज होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है और वेरी फाइन होता है, बहुत ही में। तो जो कोर्ज होते हैं, जो बड़े बड़े दांते होते हैं, उनको 10 से 24 के द्वारा दिखाया जाता है, 10 से 24 नंबर के द्वारा। मीडियम वाले को 30 से 60 नंबर के द्वारा दिखाया जाता है, फाइन वाले को 80 से 180 नंबर के द्वारा दिखाया जाता है, जबकि वेरी फाइन को 220 से 600 नंबर तक दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 46 था, 46 किसके बीच में आएगा, 30 से 60 के बीच में आएगा। इसका मतलब इस वाले ग्राइंडिंग व्हील में मीडियम ग्रेन साइज यूज किया गया है। ठीक है, उसके जस्ट आगे वाला जो H है, ठीक है, यह किसको बताता है, तो यह ग्रेड को बताता है। किसको बताता है, यह बताता है ग्रेड को।
ठीक है। ग्रेड से मतलब होता है जो हमारा टाइप ऑफ अब्रेसिव है और एक ग्रेड है। तो ग्रेड जो होता है ना, अभी मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ, इसके आगे पहले देख लेते हैं। जो 8 है यह किसको दर्शा रहा है, तो ये स्ट्रक्चर को बताता है। यह किसको बताता है, स्ट्रक्चर को, संरचना को, कि स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन है, खुला हुआ है या डेंस। दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ओपन और डेंस स्ट्रक्चर। ओपन और डेंस, डेंस का मतलब घना, सघन। तो ओपन डेंस स्ट्रक्चर होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होता है हमारा। और जो वी है लास्ट वाला, यह होता है हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड यूज किया गया है, लास्ट वाला जो वी है, ठीक है। जबकि जनरली कुछ जो हमारे वर्ड होते हैं ना, इसमें इसके आगे भी एक वो अक्षर दिया होता है, 4445 कुछ भी लिखा होगा, वह भी कंपनी का कोड होता है। पहला और लास्ट वाला दो कंपनी का कोड होता है और बीच में ये सारे अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ, जबकि जनरली 7 संख्या दी गई होती है, ठीक है। तो 6 भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें ध्यान रखना है कि पहला कंपनी का कोड है, बाकी हम सीरियल से करते जाएंगे, सब अपना मिलता जाएगा। तो टाइप ऑफ बॉन्ड बताएगा कि जैसे यहाँ वी है, इसका मतलब यह विट्रीफाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, विट्रीफाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो जो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड होता है, सैलेक बॉन्ड होता है, रेजिन बॉन्ड होता है, रबर बॉन्ड होता है, सब अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो उनकी बॉन्ड क्या करते हैं, मेन अगर हमारा देखा जाए ग्राइंडर, तो जो ग्राइंडर बना होता है ना, वो अब्रेसिव पार्टिकल और बाइंडर से बना होता है। अब्रेसिव पार्टिकल मतलब वही जो काटने वाला पदार्थ, छोटा छोटा टुकड़ा है, और बाइंडर उन्हें आपस में चिपका करके रखता है। उन पार्टिकल को आपस में चिपका करके रखने के लिए बाइंडर यूज किया जाता है, वही बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जो टाइप ऑफ बॉन्ड हो गया, तो विट्रीफाइड बॉन्ड का यूज करेंगे हम पार्टिकल को चिपका के रखने के लिए। तो विट्रीफाइड बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड है, तो उसकी क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है पकड़ने की, तो वह बताता है ग्रेड। इसलिए मैंने छोड़ दिया। ग्रेड क्या करता है, यह जो हमारा बॉन्ड है उसके स्ट्रेंथ को बताता है कि उसकी पकड़ने की क्षमता कितनी है। यह ग्रेड भी अलग अलग टाइप का आता है, ठीक है, यह भी हमारा अलग अलग आता है, ठीक है। तो कोर्स मीडियम फाइन करके होता है हमारा। तो ए से एफ तक होता है, जी से, ठीक है, एफ के बाद जी होगा, जी से वी तक होता है और डब्ल्यू से जेड तक होता है। इस टाइप से 3 वर्ग में बांटा गया है, ठीक है, कोर्स मीडियम फाइन में। तो ये हमारे अलग अलग बॉन्ड भी होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमसे कौन सा पूछ रखा था, ए का पूछ रखा था। तो ए वाला टाइप ऑफ अब्रेसिव को दिखाएगा। तो टाइप ऑफ अब्रेसिव कौन सा, लास्ट वाला है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, 46 को पूछ सकता था, एच वाले को पूछ सकता था। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक होता है और इसेंट्रिक होता है, 2 वर्ड होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रिक मतलब जब जिसका अगर 2 व्हील है या कह लीजिए 2 परिधि है, 2 वृत्त है, उनका सेंटर एक हो तो उसे कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। जैसे अगर यह एक सर्कल है और एक इसके जस्ट ऊपर दूसरा सर्कल है, डायमीटर तो अलग है लेकिन अगर दोनों का सेंटर एक ही है, यहाँ पे रख के मैंने एक सर्कल बनाया, फिर डिवाइडर कंपास को बढ़ाया, दूसरा सर्कल बना दिया, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। इसेंट्रिक में क्या होता है, एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर है, अब हमने दूसरा सर्कल बनाएंगे। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, दूसरा सर्कल, ये हो गया। अब पता चला बड़ा वाला सर्कल का सेंटर कहीं यहाँ होगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों सर्कल का सेंटर अलग अलग है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे इसेंट्रिक बोलते हैं। तो इसेंट्रिक से नहीं मतलब हमें, या कॉन्सेंट्रिक से मतलब था, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, जब दोनों का सेंटर एक ही हो। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक चलने का मतलब है कि जो ग्राइंडिंग व्हील का परिधि है, ग्राइंडिंग व्हील लगी हुई है और यहाँ पे क्या होगी, हमारी स्पिंडल होगी या शाफ्ट होगी अंदर। तो जो स्पिंडल या शाफ्ट है और जो ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, इन दोनों का परिधि जो है वह एक समान चले, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक चले। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए किया जाता है ट्रूइंग। ट्रूइंग का काम क्या होता है, ट्रूइंग का काम होता है कि दोनों हमारे जो स्पिंडल है और जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, दोनों की परिधि एक से एक समान चले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रूइंग करते हैं।
ट्रूइंग में क्या होता है कि अगर ग्राइंडिंग व्हील में थोड़ा बहुत कहीं कोई टुकड़ा टूटा हुआ है, कुछ ऐसा है, तो वह उसे सही कर देता है और उसको सही इस कॉन्सेंट्रिक बनाता है। ठीक है। ग्लेजिंग क्या होता है, जब हमारी ग्राइंडिंग व्हील के जो पार्टिकल है, जो कण है, वो घिस जाए। ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा होता है ना, वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक कण घिसता है, वह टूट के निकल जाता है, फिर नया वाला कण आ जाता है, फिर घिसना शुरू करता है, वह टूट के निकलता है, फिर नया कण आ जाता है। लेकिन किसी वजह से अगर आपका मान लीजिए ग्राइंडिंग व्हील का कण है वो घिस जाता है और वहां से टूट करके अपना स्थान नहीं छोड़ता है। ग्राइंडिंग व्हील का जब कण घिस जाएगा तो वह कैसा होगा, वो सतत चमकदार हो जाएगी, उसमें खुरदरापन नहीं रहेगा। ग्राइंडिंग व्हील के जो हमारे कण है वो घिस जाएंगे, जब घिस जाएंगे तो सरफेस इनकी ऐसे प्लेन हो जाएगी और बिल्कुल चमकदार हो जाएगी, ना तो वह कटाई करेंगे और सरफेस बिल्कुल चमकदार हो जाएगी, तो उसको बोला जाता है ग्लेजिंग। ग्राइंडिंग, सॉरी ये सही नहीं रहेगा, मैं ग्लेजिंग के बारे में बता रहा था कि जब हमारे ग्राइंडिंग व्हील के पार्टिकल घिस जाएं और अपने स्थान ना छोड़े तो उसको ग्लेजिंग बोला जाता है। सतत चमकदार हो जाए, ध्यान रखना, ग्राइंडिंग व्हील के पार्टिकल घिस जाएं, अपना स्थान ना छोड़े और वह सतत बिल्कुल चमकदार दिखाई देने लगे तो ग्लेजिंग कहलाता है। लोडिंग क्या होता है, जब ग्राइंडिंग व्हील में जो पार्टिकल है उनके बीच में जॉब के बुरादे जो है, जो कण है, वो उसमें भर जाए। ग्राइंडिंग व्हील के पार्टिकल के बीच में क्या है, चिप्स भर जाए, मतलब जिस हम जॉब की घिसाई कर रहे थे उनके कण उनके बीच में भर जाएंगे तो कटाई करना बंद कर देगा, तब उसको लोडिंग कहते हैं। लोडिंग मतलब लोड हो जाना। क्या लोड हो जाएगा, हमारे जॉब के कण उस ग्राइंडिंग व्हील के कण के बीच में लोड हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो वह होता है लोडिंग। ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेसिंग की मदद से हम उसके बीच में जो चिप्स भर गए हैं उसको बाहर निकालते हैं, या कह लीजिए ग्लेजिंग के द्वारा जो हमारा पार्टिकल था वो अपना स्थान नहीं छोड़ रहा था उसको भी बाहर निकालते हैं। तो चमकदार हुई सतह को ठीक करना हो या लोडिंग को ठीक करना हो तो हम ड्रेसिंग यूज करते हैं। और ड्रेसिंग और ट्रूइंग यह दोनों एक ही साथ हो जाता है। जब ड्रेसिंग करते हैं तो उसके साथ साथ ट्रूइंग भी हो जाता है, मतलब हमारी कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए वह जो ग्राइंडिंग व्हील है वो भी सही हो जाती है। तो ये ड्रेसिंग और ट्रूइंग दोनों एक साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रूइंग हमारा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। मैं यहाँ पे आपको सबके बारे में बता देता हूँ। पिग आयरन से मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से। पिग आयरन किससे मिलता है, ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है पिग आयरन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कास्ट आयरन की बात करें तो क से कास्ट आयरन और क से क्यूपोला फर्नेस। याद करने का तरीका है, ठीक है, जैसे कि आप भूलो ना, मतलब क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन प्राप्त होता है। क्यूपोला फर्नेस से क्या प्राप्त होता है, कास्ट आयरन। क से कास्ट और क से क्यूपोला, तो इससे आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो मतलब क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन प्राप्त होता है, ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन प्राप्त होता है। रॉट आयरन किससे मिलता है, रॉट आयरन को हम क्या कहते हैं, पिटवा लोहा। क्या कहते हैं, पिटवा लोहा। और प से क्या हो जाएगा, पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग या फिर पडलिंग बोलते हैं फर्नेस, मतलब पडलिंग फर्नेस से हमें पिटवा लोहा या रॉट आयरन प्राप्त होता है। तो ये तीनों चीजें याद रखिए, कोई भी पूछ ले। जैसे आप ब्लास्ट फर्नेस से पूछा था पिग आयरन, क्यूपोला से पूछता तो कास्ट आयरन, पडलिंग फर्नेस से पूछता तो पिटवा लोहा या रॉट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैग्नेट लिखा हुआ है। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। बॉल बीयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ये कैडमियम नहीं है, कैडमियम है, ठीक है। कोबाल्ट, कैडमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम। देखिए अगर हम बॉल बीयरिंग की बात करते हैं, कटिंग टूल की बात करते हैं, कटिंग टूल हमारा जनरली किसका होता है, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, सिरेमिक के बनाए जाते हैं। इन सब चीजों का कटिंग टूल बनाया जाता है। लेकिन हाई स्पीड स्टील का चुंबक नहीं बनाया जाता है, ना ही बॉल बीयरिंग बनाई जाती है, कटिंग टूल बनाए जाते हैं। बॉल बीयरिंग की बात करें तो क्रोमियम निकिल स्टील की बॉल बीयरिंग बनी होती है जो एंटी फ्रिक्शन वाली होती है। क्रोमियम स्टील की बॉल बीयरिंग बनाई जाती है, ठीक है। फ्रिक्शन बीयरिंग की बात करें तो कास्ट आयरन का बना होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है, पीतल का बना होता है, गन मेटल का बना होता है। लेकिन गन मेटल या पीतल का ना ही कटिंग टूल बनाया जाता है, ना ही मैग्नेट बनाया जाता है। तो यहां बात कर रहा है किसका, यहां बात कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना है। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मैग्नेट भी बना सकते हैं हम, बॉल बीयरिंग भी बना सकते हैं और कटिंग टूल भी बना सकते हैं। तो वह है आपका कोबाल्ट।
आप देखेंगे तो कटिंग टूल वगैरह में भी कोबाल्ट वगैरह मिलाते हैं जिससे कि उनकी रेड हार्डनेस वगैरह बढ़ जाए। ठीक है, तो कोबाल्ट ऐसा धातु है जिसकी मदद से हम मैग्नेट भी बना सकते हैं, बॉल बेरिंग भी बना सकते हैं और कटिंग टूल भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराइट अयस्क में कितना तांबा होता है? दरअसल कॉपर जो होता है, जो तांबा होता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा अयस्क होता है वह होता है पायराइट और मैलेकाइट। हमारे पास दो अयस्क होते हैं, कौन कौन से? पायराइट्स और मैलेकाइट, दो अयस्क होते हैं हमारे पास। ठीक है, पायराइट और मैलेकाइट। पायराइट से जो हमें कॉपर कितना मिलता है? तो कॉपर मिलता है 32%, मैलेकाइट से 55%। मतलब ज़्यादा कॉपर किससे मिलता है? मैलेकाइट अयस्क से मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो दशमलव में दिया हुआ है, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब क्या? भाग होता है, तो 32/100 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 0.32। इसका मतलब पायराइट अयस्क में 32% मतलब 0.32 तांबा होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा पूछता किसमें पाया जाता है तो मैलेकाइट में ज़्यादा पाया जाता है, 55% तक पाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? अम्ल का मतलब एसिड से हो गया, तो इनमें से कौन सा धातु है जो एसिड के लिए प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंस रखती है? ठीक है, एसिड के लिए। अब इसमें रटने वाली बात नहीं है, लेड है। लेड मतलब लीड लिखा हुआ है, लेड, लेड मतलब शीशा। और आपने देखा होगा दुकानों पर जो एसिड और जो हमें तेजाब मिलते हैं वो किस में रखा होता है? शीशा में रखा होता है। एसिड या तेजाब वगैरह शीशा में रखा होता है, तो वही चीज़ है, एसिड या अम्ल की बात कर रहा है, उसके लिए प्रतिरोधी कौन सा है? तो इसका मतलब शीशा प्रतिरोधी होता है, तभी तो उसमें रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, लेड या शीशा। ठीक, आगे कह रहा है टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? टेलीस्कोपिक गेज क्या होता है यार? कुछ इस तरह से ऊपर हैंडल होता है और नीचे इसमें से लंबाई में लगा होता है। इसमें हमारे क्या होते हैं, एक और प्लंजर टाइप का होता है जो कि दबता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है कहीं गहराई में छेद या स्लॉट का हमें साइज लेना हो, किसी गहराई में छेद या स्लॉट का साइज लेना हो तो टेलीस्कोपिक गेज भी यूज करते हैं। या फिर एक और होता है हमारे पास, स्मॉल होल गेज। स्मॉल होल गेज, इसको हेमीस्फेरिकल गेज के नाम से भी जानते हैं, हेमीस्फेरिकल गेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्मॉल होल गेज, इसका भी काम हो किसी गहराई में होल के साइज को या स्लॉट के साइज को मापना। ठीक है, लेकिन कब? जब होल या स्लॉट का साइज 3 mm से 13 mm तक हो, तब इसका यूज करते हैं। अगर साइज 8 mm से 150 mm तक, मतलब 13 mm से ज़्यादा हो जाए तो आता है हमारा टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा सेम यही काम है जो इसका काम था, लेकिन इसके द्वारा हम 8 mm से 150 mm तक की साइज को माप सकते हैं। ठीक है, तो टेलीस्कोपिक गेज का क्या उपयोग है? छेद या स्लॉट के आकार को मापना गहराई में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे कह रहा है सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? सतह के पास कह रहा है, इजी आउट विधि होता है या उसे स्टड एक्सट्रैक्टर मेथड भी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा स्टड टूटा हुआ उसमें होल करते हैं और इजी आउट को उसमें घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज घुमा करके बाहर निकाल लेते हैं, उसके अंदर फंस जाता है और बाहर निकाल देता है। ड्रिल होल बनाना, जब सतह के बिल्कुल नज़दीक टूट गया हो तब ऐसा, जब सतह के बराबर ही टूट गया हो ना तब ये करते हैं ड्रिल होल, उसमें होल करते हैं। और वह क्या होता है, जो मटेरियल उसमें जो स्टड फंसा हुआ है, जैसे ये जॉब है, इसमें हमारा क्या है, होल है, होल में मान लीजिए स्टड यहाँ टूट गया है। अब स्टड टूटा हुआ बाहर कैसे निकले, नहीं निकल रहा है तो हम इसमें ड्रिल कर देंगे। ड्रिल करेंगे तो क्या होगा, यह स्टड में ड्रिल हो जाएगा और स्टड टूट करके झड़ करके चिप्स के रूप में बाहर गिर जाएगा और होल से बाहर निकल आएगा। यह होता है प्रिक पंच विधि। तो जब सतह के नजदीक की बात करेगा या पास की बात करेगा, टूटा हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यही प्रिक पंच विधि। ठीक है, या जब सतह के नजदीक टूटा होता है तो क्या करते हैं, जो हमारा प्रिक पंच होता है उसकी मदद से हैमर लेकर के चोट मारते हैं और उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते निकाल लेते हैं। वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग भी हमारा किया जाता है जब सतह के थोड़ी बाहर वो टूटी हुई हो,
सरफेस से थोड़ी ऊपर टूटी हुई है तो इसकी मदद से भी निकालते हैं। ठीक है, तो जब नज़दीक की बात करेगा सतह के पास या नज़दीक टूटे हुए तो प्रिक पंच विधि। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? काउंटर सिंक हेड स्क्रू, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, रिविटिंग के लिए पूछेगा तो 75 डिग्री, सेल्फ थ्रेड स्क्रू के लिए पूछेगा तो 80 डिग्री, काउंटर सिंकिंग के लिए पूछेगा तो 90 डिग्री, और अगर वही होल की चैम्फरिंग के लिए पूछेगा तो 120 डिग्री। तो ये देखिए काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन क्या होगा? 90 डिग्री। इसलिए मैंने सारा इकट्ठा करवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ड्रिल बिट के एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का क्या नाम है? देखिए ड्रिल बिट की एक्सिस के लंबवत खींची गई लाइन, ये ड्रिल बिट है ना, एक्सिस है इसका, तो ड्रिल बिट का जो एक्सिस है उसके लंबवत लाइन खींच लीजिए। ड्रिल बिट के एक्सिस के लंबवत लाइन खींचिए, और जो ड्रिल बिट में यह फ्लैंक वाला हिस्सा होता है या जो चौड़ा वाला हिस्सा ना, कटिंग एज है, इसके जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है जिसको हम बचाते हैं कि वह जॉब के सरफेस से रगड़ ना खाए, यहीं पे क्लियरेंस एंगल दिया जाता है फ्लैंक वाले के बीच ही। ठीक है, तो जो हमारा ड्रिल का एक्सिस है इसके लंबवत लाइन खींच लीजिए, और फ्लैंक पे जो है फ्लैंक हो गया है हमारा, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है यही हमारा क्या होता है? लिप क्लियरेंस एंगल। इसी को तो हम बचाते हैं, इसी सरफेस को, कि जब ये हमारा ड्रिल बिट घूमे तो जॉब से रगड़ ना खाए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ड्रिल अक्ष के लंबवत और फ्लैंक के बीच का जो कोण है हमारा वही है लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, अगर आप एक चीज़ में बता दो, अगर आप चाह रहे हो ना कि ये सब चीज़ें आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ये सब पॉइंट अगर आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना चाहते थे, यहाँ तो मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए कि चैनल में सर्च कर लीजिए ग्लोबल ITI, और जब आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना ग्लोबल ITI के, तो वहाँ पे जो है आपको जाना पड़ेगा कहाँ? प्लेलिस्ट में। आप चले जाना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको फिटर प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट में, सॉरी आपको मिलेगी प्लेलिस्ट। ठीक है, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे फिटर प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाना, उसमें 10-15 वीडियोज है, उसमें एक वीडियो ड्रिल के ऊपर बनी हुई है, ड्रिल मशीन एंड ड्रिल बीट्स, ड्रिल मशीन एंड बीट्स के नाम से बनी हुई है वीडियो, उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने ड्रिल बिट को दिखा करके बिल्कुल अच्छे से बताया कि कौन सा हिस्सा फ्लैंक होता है, कौन सा हिस्सा चीज़ें लेज होती है, क्या क्लियरेंस एंगल होता है। उस वीडियो को आपने देख लिया ना, आपका ड्रिल बिट वाला चैप्टर बिल्कुल मजे से क्लियर हो जाएगा, कभी डाउट नहीं रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। जो किताबों को देख के आप लोग रटते होंगे कि क्या फ्लैंक है क्या फेस है, तो एक बार ये वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके आप प्रैक्टिकल वाला फिटर प्रैक्टिकल के नाम से होगा, एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। उसमें मैंने ड्रिल बिट को दिखा करके बिल्कुल बारीकी से सब चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।